Dear students, today's topic is some important exceptions of narration, direct to indirect. Today you have to know in which condition we can't use the general rules, general formulas of narration. इस टॉपिक के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि ऐसी कौन स्थिति होगी जब हम इनडायरेक्ट, डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट के जनरल रूल को फॉलो नहीं करेंगे, अर्थात एक्सेप्शंस, अपवाद, अर्थात डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट बनाने में कौन ऐसी स्थिति है जिसमें अपवाद हो जाता है, एक्सेप्शन हो जाता है, अर्थात जनरल रूल को हम फॉलो नहीं करते हैं, उसकी जानकारी आपको दी जा रही है। अब आपको कुछ ऐसे पॉइंट, कुछ ऐसी स्थितियां बताई जाएंगी जिसमें नरेशन के जनरल रूल्स को आप फॉलो नहीं करोगे और क्यों नहीं करोगे उसको भी क्लियरली आपको बताया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर डायरेक्ट नरेशन के वाक्य में नियरनेस का वर्ड हो तो उसे फारनेस में चेंज किया जाता है, अर्थात निकटता सूचक शब्द हो तो उसे दूरी सूचक शब्दों में आप चेंज कर देते हैं। लेकिन ऐसी कुछ स्थिति है जहां पर हम उस निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं चेंज करेंगे। तो एक्सेप्शंस के रूप में फर्स्ट नंबर उसी का है कि कहाँ हम नियरनेस को फारनेस में चेंज नहीं करेंगे। अब आप ध्यान से सुनेंगे, यदि दिस, हियर, नाउ किसी ऐसी वस्तु अथवा स्थिति की ओर संकेत करे जो कहते समय अथवा वक्ता के द्वारा बोलते समय वक्ता के बिल्कुल सामने उपस्थित है। आपको बताया गया कि यदि दिस, हियर, नाउ, दिस मीन्स यहाँ, हियर मीन्स यहाँ, नाउ मीन्स अब, ये शब्द किसी ऐसी वस्तु अथवा स्थिति की ओर संकेत करें जो कहते समय अर्थात बोलते समय वक्ता के सामने अर्थात बोलने वाले के सामने बिल्कुल उपस्थित हो, तो उस स्थिति में हम इन शब्दों को अर्थात निकटता सूचक इन शब्दों को दूरी सूचक शब्दों में चेंज नहीं करेंगे। इसके लिए एग्जांपल आप देखें, ही सेड I shall leave you now. He said reporting what? I shall leave you now, reported speech. You have to change into indirect narration. रिपोर्टर स्पीच में यहाँ नाउ दिख रहा, नियरनेस का वर्ड निकटता सूचक शब्द नाउ है। अब आपको इस डायरेक्ट नरेशन के वाक्य को इनडायरेक्ट में चेंज करना है। जैसा कि इनडायरेक्ट बनाते समय आपको पहले ध्यान देना होता है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा वाक्य है, किस टेंस का है, किस स्थिति में है, अफर्मेटिव है, निगेटिव है, इंट्रोगेटिव है, इंपरेटिव है आदि। पहले इसका पता करते हैं, तब फिर हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को सुटेबल स्थिति में हम रखते हैं। अब यहाँ आप जब वाक्य पढ़े तो आपको मालूम हो गया कि यह वाक्य अफर्मेटिव में सकारात्मक वाक्य किसी भी टेंस का, ये फ्यूचर का है, तो किसी भी टेंस का अगर अफर्मेटिव अथवा निगेटिव रिपोर्टेड स्पीच में हो तो हम इस रिपोर्टिंग वर्ब को अगर विदाउट ऑब्जेक्ट अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम सेड के स्थान पर सेड ही लिखते हैं। इंट्रोगेटिव होता तो आस्क्ड हो जाता, इसी तरह आगे इंपरेटिव होता तो ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्टेड आ जाता। लेकिन इस स्थिति में अगर अफर्मेटिव और निगेटिव है तो हम सेड को सेड ही रहने देते हैं। he said,
कामा जब हम हटाते हैं तो कनेक्टिंग वर्ड के रूप में अगर यहाँ अफर्मेटिव निगेटिव है तो दैट का प्रयोग करते हैं, दैट, ही सेड दैट। अब रिपोर्टेड स्पीच में जब आप पहुंचते हैं तो प्रोनाउन का पर्सन, किस पर्सन का प्रोनाउन है उसे हम नियमानुसार चेंज करते हैं। यहाँ आपको प्रोनाउन आई दिखाई दिया, अब आप पता करेंगे कौन सा पर्सन है आई, तो आपको मालूम होगा कि आई वी फर्स्ट पर्सन होता है। फर्स्ट पर्सन की चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो आई को फर्स्ट पर्सन होने के नाते रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार इसे चेंज करेंगे। तो आई ही के अनुसार चेंज हुआ तो ही। अब रूल है कि टेंस बदलते हैं, प्रेजेंट को पास्ट में करते जाते हैं, जैसे शैल का शुड, विल का वुड, कैन का कुड आदि। तो आई के साथ शैल का प्रयोग होता है, लेकिन ही यहाँ आ गया, ही के साथ विल का प्रयोग होता है, इसलिए वुड इसको लिखेंगे, ही वुड। आपने यहाँ इनडायरेक्ट रूल को फॉलो किया, टेंस बदल दिया। अब आगे आप बढ़े, लीव। अब पुनः प्रोनाउन दिखाई दिया आपको यू। इनडायरेक्ट के रूल के अनुसार सेकंड पर्सन यू, यू सेकंड पर्सन होता, उसकी चेंजिंग ऑब्जेक्ट के अनुसार होती है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। लेकिन इस वाक्य में रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट नहीं, अर्थात वक्ता तो है लेकिन श्रोता नहीं है, सुनने वाला नहीं है, अर्थात ऑब्जेक्ट नहीं है, सेड के बाद कुछ नहीं लिखा। ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट रूल कहता है कि सेकंड पर्सन को हमें थर्ड पर्सन के रूप में ही चेंज करना चाहिए, अर्थात हमें सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन ही मानना चाहिए। कभी कभी सेकंड पर्सन अगर क्लियर नहीं है, यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं है, तो उसे चेंज ही नहीं करते, लेकिन इनडायरेक्ट रूल कहता है थर्ड पर्सन के रूप में चेंज कर दिया जाए। तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो यू सेकंड पर्सन है, इसे थर्ड पर्सन अगर माना जाएगा तो इसका मतलब थर्ड पर्सन या तो ही, सी, दे इनको माना जाएगा, तो ये ऑब्जेक्ट के स्थान पर है। ही का हिम, सी का हर, दे का देम। माना कि हम इस सेकंड पर्सन को ही मान के चलेंगे। अब ये सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, तो अगर इसे ही माना गया तो ही का ऑब्जेक्ट यहां रखना चाहिए। तो ही वुड लीव हिम। अब यह नाउ शब्द नियरनेस का वर्ड है, निकटता सूचक शब्द है, उसे दूरी सूचक में बदलना चाहिए। लेकिन आपको स्थिति बताई गई कि जब दिस, हियर, नाउ ऐसे शब्द किसी ऐसी वस्तु, स्थान और समय की ओर संकेत करें जो कहते समय वक्ता के सामने, ऐसा लग रहा है कि वक्ता बिल्कुल सामने बात कर रहा है। तो अगर ऐसी स्थिति हो, बिल्कुल वक्ता के सामने की स्थिति हो, तो हम नाउ को देन में चेंज नहीं करेंगे। दिस होता तो दिस को दैट नहीं लिखते, हियर है तो हियर को देयर नहीं लिखेंगे, अगर बिल्कुल सामने वक्ता के ऐसी घटना का उल्लेख वाक्य में किया गया हो। इसलिए यहाँ नाउ का ही प्रयोग किया जाएगा, इसे देन के रूप में चेंज नहीं करेंगे। इसी प्रकार सेकंड एग्जाम्पल दे सकते हैं, शी सेड टू मी, शी सेड टू मी, आई हैव सीन दिस मैन। रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट के स्थान पर सी, ऑब्जेक्ट के स्थान पर मी, अर्थात सी मी से कह रही है कि आई हैव सीन, मैं देखी हूं, दिस मैन, इस आदमी को। अब ऐसी स्थिति हो कि वक्ता के बिल्कुल सामने की स्थिति हो, अर्थात जिस आदमी को देखने की बात कर रही है वो आदमी बिल्कुल सामने स्थित हो और वहां दिस मैन बोला गया हो। तो ऐसे अगर सामने की स्थिति होगी, वह सामने उपस्थित हो, तो दिस को हम दैट के रूप में चेंज नहीं करेंगे, बिल्कुल
सामने, वक्ता के सामने की घटना, इसलिए उसे दिस ही रहने देंगे, दैट नहीं लिखेंगे। पुनः एक बार इधर देखें, आपको बताया गया कि इधर अगर अफर्मेटिव निगेटिव हो तो केवल सेड हो अर्थात ऑब्जेक्ट न हो तो सेड लिखते हैं, लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिख दिया जाता है। तो हो गया सी टोल्ड मी, कामा के स्थान पर दैट, आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है सी, टेंस चेंज होगा, प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में जाएगा, हैड सीन। अब नियरनेस का जो वर्ड दिस है, अगर ऐसा आभास होता हो कि दिस उस स्थिति में बोला गया कि वक्ता के सामने ही वह आदमी उपस्थित है, तो इस स्थिति में हम दिस को दैट नहीं लिखेंगे। तो हो गया दैट मैन, दिस मैन, सॉरी, तो इसे आप दैट के रूप में चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि वक्ता के बिल्कुल सामने की घटना, बिल्कुल सामने की स्थिति यहां प्रकट हो रही है। जैसे राम सेड टू मी यू हैव टू सिट हियर। राम सेड टू मी यू हैव टू सिट हियर, राम उससे कह रहा है कि तुम्हें यहीं बैठना है, और ऐसी स्थिति हो कि राम के बिल्कुल सामने की घटना हो, राम अपने सामने ही बिल्कुल कह रहा हो कि यहीं बैठना है, तो यहीं क्यों वहीं नहीं कहा जाएगा, अतः हियर को देर नहीं, क्योंकि वक्ता के बिल्कुल सामने की स्थिति है, इसलिए हम उस निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं चेंज करेंगे। पुनः वही स्थिति, राम टोल्ड मी दैट यू सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट मी, सेकंड पर्सन यू होता है, उसकी चेंजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार होता है। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट मी है, मी के अनुसार यू चेंज होगा, यू सब्जेक्ट के स्थान पर है तो मी का सब्जेक्ट आई होता है, आई। अकॉर्डिंग टू इनडायरेक्ट रूल प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस में चेंज होगा, हैड टू से। अब वक्ता के बिल्कुल सामने की स्थिति अगर है तो हम हियर को देयर अर्थात निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में नहीं चेंज करेंगे, तो हियर का हियर ही लिख देंगे। तो हो गया राम टोल्ड मी दैट आई हैड टू सिट हियर। इस प्रकार यह एक एक्सेप्शन कि निकटता सूचक शब्द को हम दूरी सूचक शब्द में नहीं चेंज करेंगे। कभी कभी इसी तरह कम के साथ भी व्यवहार किया जाता है, जैसा कि इनडायरेक्ट रूल कहता है कम के स्थान पर गो लिखा जाए, लेकिन अगर ऐसी स्थिति होगी, निश्चित सामने की, बिल्कुल सामने की बात होगी, तो हम कम को गो नहीं लिखेंगे, बल्कि कम को कम ही लिखेंगे। इसी प्रकार आगे कुछ एक्सेप्शन देखें आप। जैसा कि बताया जाता है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कामा के पहले वाला भाग प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। यह नियम, अगर रिपोर्टिंग वर्ब अर्थात कामा के पहले वाला भाग प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलते हैं। इसी प्रकार एक जानकारी और आप लीजिए कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट अथवा फ्यूचर में हो तो एडवर्ब ऑफ टाइम और एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं बदला जाएगा। जैसे शी सेज माई हस्बैंड
will come now। इस प्रकार सी कहती है कि माई हस्बैंड विल कम नाउ। आपको इनडायरेक्ट में चेंज करना है। यहां देखने से पता चला आपको कि ये प्रेजेंट टेंस में है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसे ज्यों का त्यों ही लिख लेंगे क्योंकि यहाँ अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो सी सेज, अगर यहाँ ऑब्जेक्ट होता तो टेंस हो जाता। तो सी सेज कामा के स्थान पर दैट, दैट यहाँ माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन पजेसिव केस, इसको रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, लेकिन ये पजेसिव केस है, संबंध कारक है। तो सी अगर वहां जाएगा तो उसका पजेसिव केस ही रखा जाएगा। सी का पजेसिव केस हर होता है, तो हर हस्बैंड। अब आप अगर पिछले नियम के अनुसार करते तो विल का वुड करते, लेकिन नियम है अगर प्रेजेंट टेंस अथवा फ्यूचर टेंस यहाँ हो रिपोर्टिंग वर्ब में तो टेंस नहीं चेंज किया जाता, तो विल का विल ही रह जाएगा। अब आपको बताया गया कि अगर यहाँ प्रेजेंट अथवा फ्यूचर है तो हम एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी चेंज नहीं करेंगे। तो कम को कम ही लिखा जाएगा और नाउ को नाउ ही लिखा जाएगा। यहाँ न तो कम को गो किया जाएगा, न तो नाउ को देन किया जाएगा। तो सी सेज दैट हर हस्बैंड विल कम नाउ। इस प्रकार प्रेजेंट और फ्यूचर में अगर रिपोर्टिंग वर्ब है तो इसी स्थिति में हम काम करेंगे, टेंस भी नहीं बदलेंगे और एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस भी नहीं बदला जाएगा, नो चेंज। अब कुछ एक्सेप्शंस और हैं। जैसे कि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब होता है सार्वभौमिक सच्चाई। रिपोर्टेड स्पीच में ऐसा कथन हो जो सदा के लिए सत्य हो, पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में वह एक सच्ची घटना के रूप में हो, अर्थात सत्य हो, हर जगह के लिए, हर स्थान के लिए, हर समय के लिए सत्य हो, उसे यूनिवर्सल ट्रूथ कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल, आई सेड द सन राइजेस इन द ईस्ट। आप कथन को देखें ध्यान से। आई कह रहा है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ, सूरज हमेशा पूरब में उगता था, उगता है और उगता रहेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसलिए नो चेंज, ज्यों का त्यों ही उस कथन को रख दिया जाएगा। इधर सभी नियम को फॉलो हम करेंगे। आई सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है सेड का सेड, कॉमा के स्थान पर दैट। और अब इधर यूनिवर्सल ट्रूथ होने के नाते कुछ भी चेंज नहीं होगा, अर्थात ज्यों का त्यों ही पूरे वाक्य को रख दिया जाएगा, केवल इन्वर्टेड कॉमा हटा दिया जाएगा। और दैट के बाद जरूरी हो तो कैपिटल लेटर से शुरुआत और न जरूरी हो तो स्मॉल लेटर से वाक्य की शुरुआत, कथन को हम यहाँ लिख देंगे। तो हो गया आई सेड दैट द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज को प्रेजेंट टेंस को हम पास्ट में नहीं करेंगे क्योंकि यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसी प्रकार द अर्थ मूव्स राउंड द सन, द अर्थ इज राउंड, पृथ्वी गोल है। इसी प्रकार कोई भी ऐसी घटना जो यूनिवर्सल ट्रूथ के रूप में हो तो हम उसे, उसके टेंस को नहीं बदलेंगे और उसे ज्यों का त्यों ही लिख देंगे अथवा रख देंगे। इसी प्रकार अगले एक्सेप्शन के रूप में हैबिचुअल फैक्ट हो,
हैबिचुअल फैक्ट। हैबिचुअल फैक्ट का मतलब होता आदत संबंधित तथ्य कोई, अर्थात किसी के आदत से संबंधित कोई बात, तो हम उसे भी इनडायरेक्ट बनाते समय उस कथन को चेंज नहीं करेंगे, उसे ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। कोई भी हैबिचुअल फैक्ट, जैसे ही सेड डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स। रिपोर्टेड स्पीच में कह रहा है डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स, कुत्ते अजनबियों पर भौंकते हैं। तो कुत्तों की आदत है कि स्ट्रेंजर पर वो भौंकेंगे, तो ये आदत संबंधी तथ्य, तो ये भी नो चेंज। ही सेड, ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही, कामा के स्थान पर दैट, और आदत संबंधित तथ्य होने के नाते इस कथन को ज्यों का त्यों ही हम लिख देंगे। इसी प्रकार एक एग्जाम्पल और दिया जाए, आई सेड व्हेन टीचर्स कम इन द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप। व्हेन टीचर्स कम इन द क्लास ऑल द स्टूडेंट्स स्टैंड अप, यानी जब अध्यापक कक्षा में पहुंचते आते हैं तो सारे विद्यार्थी खड़े हो जाते हैं। ये भी एक हैबिचुअल फैक्ट है, उसमें भी नो चेंज, नहीं चेंज होगा। इसी प्रकार कोई भी हैबिचुअल फैक्ट, किसी भी प्राणी की आदत से संबंधी बात हो जो अक्सर वो करता रहता है, जैसे बर्ड्स स्लीप इन डे, बर्ड्स स्लीप इन डे, चमगादड़ दिन में सोते हैं, उनकी आदत है, तो हम उसे चेंज नहीं करेंगे, अर्थात उसका टेंस नहीं चेंज करेंगे, उस वाक्य को, उस कथन को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे। इसी प्रकार अगले एक्सेप्शन के रूप में कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, हिस्टोरिकल फैक्ट ऐतिहासिक तथ्य, कथन में कोई ऐतिहासिक तथ्य लिखा हो तो उस ऐतिहासिक तथ्य को भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे उस कथन को, तो उसे ज्यों का त्यों ही लिखेंगे, उसमें भी चेंजिंग नहीं करेंगे। जैसे एग्जांपल, फॉर एग्जांपल, शी सेड टू मी, एडिसन invented gramophone and electric light. She said to me, Edison invented gramophone and electric light. एडिसन ने ग्रामोफोन और इलेक्ट्रिक लाइट का आविष्कार किया। एक ऐतिहासिक घटना इतिहास में आपको मिलेगी। तो आप इसको जब इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो ये आप विथ ऑब्जेक्ट है रिपोर्टिंग वर्ब, इसलिए इसे टोल्ड कर देंगे। इधर का वाक्य अफर्मेटिव अथवा नेगेटिव में हो और यहाँ ऑब्जेक्ट हो तो सेड टू के स्थान पर टोल्ड लिखा जाता है। तो सी टोल्ड मी, कामा के स्थान पर कनेक्टिंग वर्ड दैट। अब ये एक ऐतिहासिक घटना है, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट, ऐतिहासिक हिस्टोरिकल फैक्ट है, सो इट विल नॉट बी चेंज, ये चेंज नहीं किया जाए, इस कथन को ज्यों का त्यों ही लिख देंगे, एडिसन इन्वेंटेड ग्रामोफोन एंड इलेक्ट्रिक लाइट। इसी प्रकार दूसरा उदाहरण, द टीचर सेड कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। जैसा कि यह वाक्य बोर्ड एग्जामिनेशन में कई बार पूछा गया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। यह भी एक ऐतिहासिक घटना है। कालिदास को शेक्सपियर की उपमा दी गई कि कालिदास भारत के शेक्सपियर हैं, एक ऐतिहासिक तथ्य है।
इतिहास में कालिदास को शेक्सपियर के रूप में दिखाया गया, तो उसे भी हम चेंज नहीं करेंगे। वहाँ भी यही बोला लिखा जाएगा, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब अगले एक्सेप्शन के रूप में प्रॉवर्ब हो, प्रॉवर्ब अर्थात कहावतें। कोई भी समाज में प्रचलित कहावतें होती हैं, अगर कथन में उनका वर्णन हो तो उन्हें भी हम नहीं चेंज करते हैं। जैसे ही सेड लव इज ब्लाइंड, यह एक प्रॉवर्ब है। जैसा कि बोला जाता है प्यार अंधा होता है, यह एक प्रॉवर्ब है। इसलिए इसको भी जब हम इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रॉवर्ब होने के नाते इसे ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा, अर्थात इज का वाज नहीं लिखा जाएगा, अर्थात टेंस भी नहीं चेंज होगा और वाक्य कथन को ज्यों का त्यों ही लिख दिया जाएगा। जैसे दूसरे उदाहरण के रूप में ही सेड अ बैड वर्कर quarrels with his tools, a bad worker quarrels with his tools, अर्थात नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा। ये भी एक कहावत है, नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा। इसको इंग्लिश में कहते हैं बैड वर्कर quarrels with his tools। तो नो चेंज, क्योंकि एक कहावत है। तो किसी भी कहावत का वर्णन अगर कथन में हो, रिपोर्टर स्पीच में कोई कहावत लिख दी गई, लाइफ इज ड्रीम, जीवन स्वप्न है, लव इज ब्लाइंड, प्यार अंधा है। इसी प्रकार आपको बताया गया बैड वर्कर क्वेरल्स विद हिज टूल्स, नाच न आवे तो आंगन टेढ़ा, आदि आदि तमाम कहावतें। तो अगर कहावतों का वर्णन हो कथन में तो उसे भी चेंज नहीं करते हैं, उसे भी ज्यों का त्यों ही लिख देते हैं। तो इस प्रकार स्पष्ट हो गया कि अगर कोई यूनिवर्सल ट्रुथ हो, सार्वभौमिक सच्चाई हो, कथन में हो तो उसे नहीं चेंज करते हैं। हिस्टोरिकल फैक्ट हो, ऐतिहासिक तथ्य हो, कोई भी ऐतिहासिक तथ्य हो तो उसे भी चेंज नहीं करते हैं। इसी प्रकार हैबिचुअल फैक्ट, आदत संबंधी तथ्य है, उसे भी हम नहीं चेंज करते हैं। इसी प्रकार कोई प्रॉवर्ब हो, कहावतें हों तो उन्हें भी नहीं चेंज किया जाएगा, उन्हें भी ज्यों का त्यों ही रखा जाएगा। दीज आर एक्सेप्शंस ऑफ नरेशन, यही नरेशन के अपवाद हैं। कुछ स्टूडेंट्स एग्जाम में जनरल रूल को फॉलो कर देते हैं हर जगह, कथन पर ध्यान ही नहीं देते हैं, बिल्कुल वाक्य गलत करके आते हैं। तो आपको ध्यान देना होगा कि कैसा कथन है, स्टेटमेंट कैसा, किस स्थिति में चेंज होगा या नहीं होगा। इसी प्रकार कुछ और एक्सेप्शन है, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ अथवा डेथ। किसी का डेट ऑफ बर्थ अथवा डेथ हो, जन्म तिथि अथवा मौत की तिथि का वर्णन हो, अगर कथन में उसका वर्णन है तो उसे भी चेंज नहीं करेंगे। तो ये सब नरेशन के एक्सेप्शंस, अपवाद। जैसा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके सामने एक्सेप्शन से ही डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के लिए पूछ लिए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स बिना ध्यान दिए, कथन पर ध्यान नहीं दिए और उसका उत्तर गलत लिख कर आते हैं, गलत टिक लगा के आते हैं। तो आपको ये ध्यान देना होगा कि एक्सेप्शंस, नरेशन के एक्सेप्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ये परीक्षा उपयोगी है, इसलिए आपको ध्यान से इसे जानना है। तो आपको सारी चीज़ें जो बताई गई, आई होप कि आप समझे होंगे और अब आप अगर आज तक गलती कर रहे होंगे तो अब गलती नहीं करेंगे। किसी भी वाक्य को अगर इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो पहले स्टेटमेंट अर्थात वक्ता के द्वारा कहे गए कथनों पर ध्यान देंगे। तो उस स्थिति में अगर एक्सेप्शंस आते हैं, जैसा कि सारे एक्सेप्शन बताए गए, तो हम चेंजिंग नहीं करेंगे। अब सारे एक्सेप्शंस आपको बता दिए गए, आप इसका प्रैक्टिस कर लेंगे
घर पर। आई होप यू विल बी सेटिस्फाइड विद दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।